हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नेपाल बैंक के फ्रॉड और नेपाल में होने वाली बदमाशी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेपाल में हर एक साल 10 खरब से ज्यादा रेमिटेंस आता है, बट वो रेमिटेंस का कमीशन जो खाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ये सब नेपाल का रेमिटेंस का कमीशन खाता है और ये पैसा को कब्जा करके रखता है। स्टार्ट करते हैं कि नेपाल में बैंकिंग बदमाशी कब से स्टार्ट हुआ है और इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विनोद चौधरी को, जो नेपाल के बिलियनर है। और भले वो इस बात से फाइट करे, वो अपने जगह पे है। जब वो नवीन बैंक एस्टैब्लिश किए, उनको बहुत अच्छे से पता था कि नेपाल के कानून कमजोर है, इसके वजह से वो नवीन बैंक स्टार्ट किए। उसके बाद चौधरी ग्रुप है जो सीजी कंपनी से नेपाल में जाना जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ नेपाल। वो भी अभी तक एस्टैब्लिश हुए 54 साल हो गया है, बट इसका कोई आईपीओ नहीं आया है, ये पब्लिक के बीच में नहीं आया है, इसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में किसी को पता नहीं है। क्यों क्यों ऐसे विनोद चौधरी किए हैं। और नबील बैंक का एस्टैब्लिश हुआ 27 साल हो गया है, ये नबील बैंक का आईपीओ आया है और ये पब्लिक में अपना कारोबार कर रहा है, पब्लिक के बीच आया है। और ये अभी नेपाल के स्टॉक मार्केट मतलब नेप्से में ये अभी कारोबार कर रहा है। और ये नबील बैंक से विनोद चौधरी को पब्लिक से पैसा चाहिए था, इसलिए नबील बैंक को तुरंत पब्लिक के आगे कर दिया, आईपीओ जारी कर दिया। आईपीओ आने के बाद पब्लिक वो आईपीओ खरीद किया और वो पैसा जो था सब सीईओ, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये सब गया, और जो कि विनोद चौधरी है। कभी तो हिस्टोरी में कभी सुने नहीं थे, बिलियनर के लिस्ट में अचानक ही आ गए विनोद चौधरी, क्योंकि इनका उस टाइम में बिजनेस बढ़ता गया और ये प्रॉफिट खाते गए। क्योंकि अभी इनका बिजनेस सब डोमेस्टिक होते हुए विदेश में भी ब्रांड सब चल रहा है, जैसे बांग्लादेश, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देश सब में भी ये इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। ये सब देखकर नेपाल के दूसरे फैमिली बिजनेसमैन सब, जैसे कि विनोद चौधरी का बस नबील बैंक एस्टैब्लिश नहीं करके वो वेस्टर्न यूनियन में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और एमएस ग्रुप जो नेपाल के जाने माने एक बिजनेस ग्रुप है, वो ग्लोबल आईएमई ओपन किया, क्योंकि ये भी 50-60 साल पुराना कंपनी है। और ये आईएमई बैंक जो आईएमई इंश्योरेंस बैंक जो था, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आईपीओ किया और पब्लिक के सामने आए। ऐसे ही शंकर ग्रुप है जो यूनियन लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और उपेंद्र महतो नेपाल के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति जो रूसिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो माछापुछली बैंक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और सलीमा बैंक, ऐसे ही हमारे लिस्ट के आते हैं खेतान ग्रुप जो लक्ष्मी बैंक और हिमालयन बैंक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। ऐसे ही के हेल्ड डगर ग्रुप है जो प्राइम कॉमर्शियल बैंक, कुमारी बैंक और त्रिभुवन ग्रुप जो सीमेंट बनाती है, सगरमाथा सीमेंट, गोरखा सीमेंट, मनोकामना सीमेंट, विश्वकर्मा सीमेंट, जितना भी सीमेंट है ये सब त्रिभुवन ग्रुप का सीमेंट सब है। ये त्रिभुवन ग्रुप का 100 साल हो गया है, फिर भी इसका अभी तक कोई आईपीओ, कोई पब्लिक के बीच में ये अपना कंपनी नहीं लाए है और नहीं इसका प्रॉफिट लॉस कोई जानता है। ऐसे ही कंपेयर करते हुए हम चाइना से कंपेयर करते हैं, नेपाल इतना छोटा देश जो 2.5-3 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, इसमें टोटल 26 कॉमर्शियल बैंक है। और चाइना तो इतना बड़ा 5 से 1000 गुना ज्यादा जीडीपी होने वाले देश, इसमें बस 12 कॉमर्शियल बैंक है। और ऐसे करते हम इंडिया के हिसाब में कंपेयर करें तो इंडिया में केवल 48 कॉमर्शियल बैंक है, जो नेपाल से कितना गुना बड़ा है वो आप खुद जानते हैं। नेपाल में बस प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा है, और वो भी अमीर, और वो भी 8-10 अमीर इंसान जो नेपाल के हैं वही कब्जा किए हुए हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट करके ये लॉस में नहीं जाके बल्कि ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट खा रहे हैं। अब कब्जा तो किया है, कोई बात नहीं, बट 8-10 अमीर इंसान जो है वो अपने खुद ही बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस सब चला रहे हैं। अगर आप यहीं पे लोन लेने जाएंगे तो आपको नेपाल वाणिज्य बैंक से 13% से होते हुए
बैंक ऑफ काठमांडू तक आपको 19% ये इंटरेस्ट पे लोन देगा। बट आप कोई भी पैसा डिपॉजिट करने जाएंगे बैंक में तो आपको 6 से 7% बस इंटरेस्ट देगा। और आप लोन लेने भी जाओगे तो उसके बदले आपको धीरोटी मांगेगा, जो सिक्योरिटी पे मांगेगा। जैसे आपका जमीन जगह हुआ या बिल्डिंग वगैरह हुआ तो वो धीरोटी मांगे, धीरोटी रख के वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। बैंक जानता है अगर आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं चुका पाए तो वो धीरोटी, वो सिक्योरिटी आपका कब्जा हो जाएगा जब्त करके। उसके बाद ये से आपका प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपया होगा तो उसी हिसाब से आपको 20-25% आपको वो कर्जा देगा, लोन देगा। और उसके बाद अगर आप ये प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं चुका सके बैंक में तो आपका वो प्रॉपर्टी, वो सिक्योरिटी जो धीरोटी के रूप में था वो कब्जा करके दूसरे जगह ये बैंक नीलामी करके उसमें भी ये प्रॉफिट कमाएगा। और जैसे हम दूसरी चीज से कंपेयर किए हैं वैसे ही अभी कंपेयर करते हैं। नेपाल के सरकारी बैंक के जो सीईओ होते हैं वो सबका 40 से 50 लाख एनुअल सैलरी होता है, जो साल का सैलरी होता है। और यही नेपाल के पॉलिटिशियन जो प्रधानमंत्री, सचिव, उप सचिव लोग होते हैं उस सबका 80,000 से 1.5 लाख तक उस सबका महीना का सैलरी होता है। तो आपका मन में सवाल आया होगा कि बैंक के सीईओ लोग का इतना ज्यादा सैलरी क्यों होता है और कैसे होता है। तो हम बता देते हैं कि बाहरी देश का जो बैंक का सीईओ सब होता है वो सबका सैलरी, वो सबका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटेबिलिटी और रिसर्च होता है हाई लेवल पे होता है और उन सबका इन्वेस्टमेंट भी हाई लेवल पे होता है। और नेपाल के बैंक के सीईओ सबका बस लॉबिंग करना होता है। कैसा लॉबिंग, तो हम आपको बता देते हैं कि नेपाल के सरकार और प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सबका जो इतना कम सैलरी रहता है उसी सबका मुंह बंद कराने का लॉबिंग होता है। यही है लॉबिंग। प्रधानमंत्री बोलेगा बस हम लोग का इतना सैलरी और बैंक के सीईओ सबका इतना सैलरी, तो कैसे होगा, हम लोग चुप रहने वाले थोड़ी हैं। तो वही चुप कराने वाले काम होते हैं ये नेपाल के बैंक के सीईओ सबका। कांग्रेस हो या माओवादी हो या एमआरए हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका मुंह बंद करवाने वाला काम यही सीईओ सबका होता है। और कैसे क्या करे, पब्लिक का पैसा कैसे निकाले, यही प्लान सब बनाते हैं यहाँ के सीईओ। जैसे पब्लिक को कम इंटरेस्ट में डिपॉजिट करवाए और लोन देने के टाइम में ज्यादा डबल इंटरेस्ट पे उन सबको लोन दे, यही प्लान सब बनाते रहते हैं नेपाल के बैंक के सीईओ। इससे हम चौधरी ग्रुप का बात कर ही लिए थे कि अब एमएस ग्रुप जो आईएमई खोले थे और होटल मेरियट जो 5 स्टार होटल, आप गौर करिए इतना छोटा नेपाल देश में जमा 18 5 स्टार होटल है। क्या इन सब का जरूरत है? और अभी 9 5 स्टार होटल पाइपलाइन में है जो आने वाले हैं। और 8-10 जो अमीर घराने के बिजनेसमैन सब है वही सब ये 5 स्टार होटल खोलते हैं। और जब ये टूरिस्ट कम हो जाता है नेपाल में और जब लॉस होने लगता है तो अपने इस बैंक से वो बियर करता है, वो पूरा पैसा वसूल करता है। ऐसे ही अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीबी होते जा रहे हैं। बैंक खोलने का मतलब ये कि किसी ने अगर स्टेक जो शेयर होता है, जिसके पास ज्यादा शेयर होता है उसका नाम से वो बैंक चलने लगता है। ऐसे ही सेंचुरियन होटल है जो 5 स्टार होटल है, अभी यहाँ फिलहाल विराटनगर में भी खुलने वाला है। ऐसे ही होकर इस बारे में हम सबको आवाज उठाना है और ये आवाज उठाने के बाद ताकि बाद में कहीं नेपाल में ऐसे बैंक फ्रॉड या मॉनेटरी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जीडीपी वगैरह के बारे में, बैंकिंग और फाइनेंशियल बाहर का जो पैसा आता है रेमिटेंस वगैरह में, उस सब में कोई फ्रॉड ना हो। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिले तो ये वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि ऐसे नई वीडियो हम अगर पोस्ट करें तो आपके पास जाए और आप ये देखें और नेपाल के बारे में कुछ जानकारी भी ले।